नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्या एक आदमी जो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, एक सुनसान आइलैंड पर अपने सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बचा पाएगा? आज हम बात करेंगे कहानी द आइलैंड की, जो 2018 में आई थी। दुनिया भर में न्यूज़ फैल जाती है कि एक मीटेरॉइड अर्थ की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है बहुत तेज स्पीड से। तभी हम देखते हैं कि माँ और उसका यंगर ब्रदर ज़ियाओ एक टीम बिल्डिंग इवेंट पर अपनी कंपनी के साथ बाहर जा रहे होते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि माँ के पास एक लॉटरी टिकट है, जिसके साथ वो अमीर होने की ख्वाब देख रहा है और चाहता है कि वो अपनी सुंदर कॉलीग शेन का दिल जीत ले। इसके बाद सारी टीम एक साथ वहाँ इकट्ठी होती है एक बहुत सुंदर से सी ट्रांसपोर्ट के अंदर, जहाँ पर टीम बिल्डिंग साइट है। फिर उसके बाद टीम वहाँ से निकल जाती है और प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी जेंग वहाँ आते हैं और वो काउंट करना भूल जाते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ थे। उन्हें फिर पता चलता है कि माँ और ज़ियाओ जो लेट थे वो पीछे भागते हुए आ रहे हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट उन्हें अंदर बुला लेते हैं और अपने साथ आने देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनका सी कोच और ड्राइवर, जिसका नाम डिक है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने ही लगता है सभी पैसेंजर्स के साथ कि मालिक ऑफ द कंपनी उन्हें रोक देते हैं। वो आकर इन्फॉर्म करते हैं सबको कि इस साल सबकी सैलरी 10% बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि उनके स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा मुनाफा हुआ है। सब लोग इस खुशी से बहुत ज़्यादा चहक जाते हैं, लेकिन माँ की चीख से सब लोग डर जाते हैं। माँ को पता चलता है कि वो अभी 60 मिलियन युआओं की लॉटरी जीत गया है, और इसी के साथ वो इधर उधर चीखने चिल्लाने खुशी से गाने गाने लग जाता है। और वो लोग जो आसपास होते हैं उसको देखकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अपने पे के रेस के लिए बहुत खुश होते हैं। सबकी खुशी अचानक से डर में बदल जाती है जब एक बहुत तेज लहर समुद्र की तरफ से उनके व्हीकल तक आ रही होती है। डिक सबको बोलता है कि जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लो, और उसके बाद ये सारे कॉम्प्लिकेटेड मैटर के अंदर एक सुनामी उन्हें एक बर्निंग कार्गो के साथ बिल्कुल अपने ऊपर आती हुई नजर आती है। लेकिन डिक के एफर्ट्स की वजह से वो सब उन्हें नीचे ले जाता है और पानी के नीचे बोट चलने लग जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सारे पैसेंजर्स डर से आसपास देखते हैं, क्योंकि उनके पास से एक बड़ी सी व्हेल मछली गुजरी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैसेंजर्स आसपास देख रहे हैं और एक अननोन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोपहर में फिर उनकी बोट एक रोकी शोर पर आकर रुक जाती है, और हम वहाँ देखते हैं कि सारे पैसेंजर्स शॉक से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ही बड़ा क्रैश हुआ है और आसपास औरतों के रोने की, चीखने की आवाज़ आ रही है। माँ को जब होश आता है तो वो आसपास ढूंढने लग जाता है और चीखने लग जाता है कि वो लॉटरी टिकट जीत गया है। वो जंगल के अंदर भागता है अपनी प्यारी शेन को ढूंढने के लिए। वो लड़कियों के रोने चीखने की आवाज़ सुनता है और देखता है कि शेन की टांग किसी पत्थर के नीचे फंस गई है। वो अपनी प्यारी को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और उसके बाद एक शेल्टर में ले जाता है, जहाँ वो सारे लोग साथ में रात गुजारते हैं। दूसरे दिन जब कैश आता है, वो ड्राइवर बताता है कि उन सबको इकट्ठे होना चाहिए और उनको बोलता है कि आसपास सारा आइलैंड डिस्कवर करना चाहिए, ताकि वो खाने पीने का, ज़रूरत का सामान ढूंढ सकें। फिर इसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ जो समझ नहीं पाते, वो चाहते हैं कि डिक को ना कोई तरीका निकाले और उन्हें यहाँ से बाहर निकाले, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता क्योंकि आइलैंड पर कोई सिग्नल नहीं है और वो सारी सिविलाइजेशन से, सारी मानव जाति से कट चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर शी, जो टीम बिल्डिंग साइट पर एक पार्टिसिपेंट हैं, वो आकर बताते हैं सबको कि शायद भविष्यवाणी सच हो गई है और सब लोग मर चुके हैं, और साइंटिस्ट के मुताबिक जो मीटियोर था वो अर्थ पर आ गया है और वो दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं। सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर दुनिया ख़त्म हो गई है तो अब हमारा क्या होगा। माँ इस बात से इनकार कर देता है, बिकॉज वो बहुत ही क्लोज होता है बहुत अमीर होने के, और वो सब कुछ खोना नहीं चाहता। वो लोगों से बोलता है कि तुम अपने आप को बिजी रखो और अपने आप को बाहर निकालने का तरीका ढूंढो। फिर वहाँ बारिश होनी शुरू हो जाती है। बारिश के बाद वो सब लोग वापस उस खाड़ी में जाकर छुप जाते हैं और आपस में रोने बिलखने लग जाते हैं। अगले दिन ड्राइवर कुछ लोगों को साथ लेकर जाता है जंगल की तरफ और उन्हें सिखाता है कि खाना कैसे ढूंढें, लेकिन ऑफिस के लोगों को पेड़ों पर चढ़कर खाना निकालना नहीं आता, इसीलिए वो डिक को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं।
धीरे धीरे वो इस लाइफ को अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। अपनी लाइफ जैकेट से वो एक ब्राइट कलर का मैसेज छोड़ते हैं, जिसे रॉक पर देखकर अगर कोई सैटेलाइट या कोई चीज़ आएगी तो उनकी मदद कर सके। जो सैटेलाइट उनके पास होती है वो नाकामयाब रहती है और वो मानव जाति से संबंध नहीं जोड़ पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे आइलैंडर आसपास एक जोर का धमाका सुनते हैं। हमें पता चलता है कि जाओ ने सी ट्रांसपोर्ट को रिपेयर करने की कोशिश की थी प्रेसिडेंट जेंग के कहने पर, लेकिन वो और भी ज़्यादा टूट गई है। इस वजह से वो सब निराश हो जाते हैं। कंपनी के प्रेसिडेंट पर गुस्सा आ जाता है उन सबको, और वो पहली बार देखता है कि उसकी धन दौलत का कोई रोल नहीं है। डिक सबके लिए खाने और पानी लेकर आता है और उसके बाद सब लोग उस खाने पीने पर टूट पड़ते हैं। जो भी लोग उस खाने के बारे में, फ्रूट के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं, उनसे डिक कहता है कि अगर वो भूखे हैं और उन्हें वो खाना नहीं चाहिए तो वो खुद जाकर कुछ और ले आए। इसके बाद सारी टीम डिक को सपोर्ट करती है और उनके साथ केव में जाती है जो उसने जंगल में ढूंढी है। इसके बाद जो भी सर्वाइवर हैं जो बच जाते हैं यहाँ पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। माँ एक छोटी सी कोशिश करता है कि वो जाकर शेन से बात करे और उसे प्रॉमिस करे कि वो उसे इस आइलैंड से बाहर निकाल देगा, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ सब लोग डिसाइड करते हैं कि डिक को इनके ग्रुप का नया लीडर बनाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसी के पास सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स वाले टूल्स और नॉलेज है। सब लोग उसे अपना लीडर मान लेते हैं और डिक भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नया लीडर बनने के बाद वो कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचता और बोलता है कि सब लोगों को ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। शेन अपनी केव को छोड़कर बाहर निकल के कुछ बात करने के लिए जाती है, लेकिन माँ उसे एक वफादार कुत्ते की तरह फॉलो करता रहता है। जैसे ही वो लड़की अपने अंदर की बात चिल्लाकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, शेन को आकर माँ रोक देता है। वो माँ पर चिल्लाती है और जब वो बात करने की कोशिश करता है तो उसे धक्का मारकर चली जाती है। डिक वहाँ पर आता है, सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें टीम्स में डिवाइड करता है। हर टीम का एक अलग टास्क है जो उन्हें आइलैंड पर सरवाइव करने में हेल्प करेगा, जैसे खाना लाना, पानी लाना, खाना बनाना। सब लोग डिक के सारे रूल्स मान जाते हैं और उसके बाद जल्दी हमें पता चलता है कि डिक अपनी पावर से पागल होता जा रहा है। वो सत्ता के नशे में चूर किसी की बात नहीं सुनता। माँ को इस अथॉरिटी में नहीं रहना, तो वो कई दिनों तक आइलैंड पर अपने आप अकेला घूमता रहता है। जब वो वापस आता है तो वापस आकर केव पर अपने सारे कॉलीग्स को बताता है कि उसने इन दिनों में क्या सीखा। डिक इस बात से गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़ोर से शेन को स्टिक से मारता है, क्योंकि वो अपना खाना माँ के साथ शेयर कर रही होती है। डिक को अपनी गर्लफ्रेंड को मारते हुए देखकर वो बहुत जल्दी गुस्सा में आ जाता है और फिर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डिक उसे आसानी से मार देता है और गर्म पानी की तरफ उसका सिर घुमा देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि माँ को वो पेड़ से बांध देते हैं और सबको कहते हैं कि जो भी हमारे रूल के खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा। रात को ज़ियाओ अपने बड़े भाई को वहाँ से निकाल लेता है और उस दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो वहाँ से निकल जाएंगे। वो अपने छोटे भाई से कहता है कि वो उसके साथ चले। शेन माँ को ढूंढती है शोर पर और उसे बोलती है कि वो यहाँ से ना भागे। वो आदमी उसे कहता है कि उसके हाथ में वो विनिंग लॉटरी टिकट है और इस टिकट के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार है। इसके बाद वो बहुत समय के बाद अपनी फीलिंग्स को शेयर कर ही देता है। बताता है कि इतने सालों से वो अपनी कॉलीग से प्यार करता है और उसके पीछे पीछे भटकता है। उसके जीवन में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, शेन के लिए वो सारी चीज़ें माँ ने करी हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो कितनी दुखी थी अपने तलाक के बाद। लड़की को वो सेम फीलिंग्स नहीं होती और इस बात से वो सैड हो जाता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शेन उसे धकेल देती है। ये बात देखने के बाद वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और शेन वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि इसके बाद वो वापस आने का, सरवाइव करने का बोल के उसे छोड़कर चला जाता है। उसका भाई और वो छोटी सी मेकशिफ्ट राफ्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। माँ याद करता है कि कैसे वो बचपन में गरीब और एकदम ही घटिया बचपन के साथ गुजरा है उनका जीवन। उसका भाई उसकी तरफ देखता है और उन्हें दूर से देखकर एक बड़ी सी पोलर बेयर की बॉडी उनकी तरफ आती दिखती है।
उसका भाई कहता है कि अब ये सब लोग पोल्स की तरफ हैं और पानी भरने वाला है, तो वो बेयर की बॉडी को लेकर वापस आइलैंड पर आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो डिक उन लोगों को भगौड़ा बोलकर उन्हें काफ़ी सज़ा देता है। ये सारी ह्यूमिलिएशन से वो दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन सारे स्टाफ वाले खुश होकर देख रहे होते हैं। शेन सबको बोलती है कि माँ के पास लॉटरी टिकट थी, इस वजह से वो गया, जिस वजह से उसके कॉलीग उसका और भी मजाक उड़ाते हैं। ये सारी बात के बाद ज़ियाओ सवाल उठाता है कि उसके भाई ने उसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि वो लॉटरी की जीते हुए पैसों को आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन गुस्से में आया हुआ माँ उसे धक्का मारता है और कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करेगा। इसके बाद वहाँ सब लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि वो इस आइलैंड पर हमेशा के लिए फंसे हुए हैं। प्रेसिडेंट जेंग बहुत सैड होते हैं और अपने बच्ची की फ़ोटो देखकर वहाँ पर अपने पड़े हुए पैसों को बिल्कुल यूज़लेस मानकर फेंक देते हैं। अब 21 दिन हो चुके हैं और डिक की तानाशाही बढ़ती ही जा रही है। वो सारे सबॉर्डिनेट्स को आपस में बात करने से, लंच ब्रेक लेने से भी पनिश करना शुरू कर देता है, और जो उसकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें पिटवाता है। वो माँ और प्रेसिडेंट जेंग को कहते हैं कि जाकर मछली पकड़ कर लाओ सबके लिए। फिशिंग ट्रिप पर उनके बीच में एक अच्छी कॉन्वर्जेशन होती है, और जहाँ कंपनी का पुराना मालिक उसे बोलता है कि वो माँ की फीलिंग्स को समझता है। वो जानता है कि उन दोनों को साथ में फोर्सेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उसी दौरान शाम को एक और लड़ाई होती है। प्रेसिडेंट जेंग डिसाइड करते हैं कि वो अपने पुराने सबॉर्डिनेट्स को एड्रेस करेंगे। वो कहते हैं कि सब लोगों को एनिमल्स की तरह पेड़ों पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जानवरों की तरह ना रहें तो ही ठीक होगा। अगर वो दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं तो उन्हें इस पूरी धरती को दोबारा से पॉपुलेट करना है और उनकी ग्रोथ उन पर डिपेंड करती है। ये सारी टीम उसकी बात को सपोर्ट करते हैं और उसके भाषण पर तालियां पीटने लगते हैं, लेकिन डिक उन्हें आकर रोक देता है। वो लोगों से कहता है कि उन्हें रूल्स की, लॉजिक की बहुत बहुत ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए। वो कहता है कि जो लोग भी उसकी बात से सहमत नहीं हैं वो केव को छोड़कर चले जाएं। इसके बाद माँ, ज़ियाओ और कुछ स्टाफ मेंबर्स प्रेसिडेंट के पीछे केव को छोड़ देते हैं। शेन और बाकी बचे हुए लोग डिक की लीडरशिप में ही रहते हैं। जेंग के ग्रुप को जंगल के पास एक पुराना शिप दिखता है। उस शिप के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि उनके पास इतना सारा सामान है कि वो अपना जीवन यहाँ पर आराम से बिता सकते हैं। वहाँ पर तो फ्यूल भी है। इसके अंत में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जेंग सारे क्रू को वापस मना लेता है और उनका विश्वास जीत लेता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि माँ और ज़ियाओ खुश हैं क्योंकि क्रूज शिप मिल गया है और इसके जरिए वो अपने आप को बचा लेंगे। फिर वो फिशिंग करने जाते हैं और दोनों भाइयों में बात होनी शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि कैसे वो उस पैसे को खर्चेंगे। दूसरी तरफ दूसरे कैंप में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है खाने पीने की वजह से। माँ शेन को भूखा नहीं छोड़ सकता, इसीलिए छुपके से उसकी बास्केट में मछलियाँ डाल देता है, लेकिन वो स्वाभिमानी लड़की उसकी मछलियाँ लेने से मना कर देती है। लेकिन लड़ाई झगड़ा करने के बाद चुपचाप मान जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पास साबुन है। वो वापस आकर शिप पर माँ के साथ चली जाती है और वहाँ जाकर वो उसका सिर धुलवाने में उसकी मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे शिप का टूर करने के लिए उसके साथ चली जाती है, जहाँ पे वो उसे सारी सप्लाईज, सारा ज़रूरत का सामान दिखाता है और वो साथ में एक खूबसूरत दिन बिताते हैं। आखिरकार शेन उसे बताती है कि कैसे उसके पति की वजह से वो खुश नहीं रह पा रही थी और उसके पति को वो ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ा और डिवोर्स लेना पड़ा। इसके बाद उन दोनों में एक इंटीमेट सा मोमेंट क्रिएट होता है जो प्रेसिडेंट जेंग रोक देते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन शेन इस बात से डरकर वापस अपने कैंप चली जाती है। शेन अपने ग्रुप को जाकर बताती है कि वहाँ पर एक क्रूज शिप है और सब लोग धीरे धीरे क्रूज शिप के पास पहुँच जाते हैं। प्रेसिडेंट जेंग सारे स्टाफ से बात करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि उन्हें साथ मिलकर जीवन जीने का तरीका निकालना होगा। वो लोगों को बोलते हैं कि अब हम डेक ऑफ कार्ड से मनी बनाएंगे, ताश के पत्तों से सबको टास्क बांटा जाएगा, सब सबॉर्डिनेट्स को अलग टाइप के कार्ड मिलेंगे और उसकी तरीके से ही वो खाना और कन्वीनियंस ले पाएंगे। ये सारी बातें देखकर सारे लोग उनकी तरफ हो जाते हैं, लेकिन डिक नहीं मानता। वो जेंग के रूल्स को ओबे नहीं करना चाहता।
माँ बहुत कंफ्यूज होता है और प्रेसिडेंट से कहता है कि उनका प्लान तो इस आइलैंड से निकलने का था, लेकिन जेंग का ये प्लान कभी था ही नहीं। उसने दोनों भाइयों की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उन दोनों का इस्तेमाल किया और उसके बाद दोनों भाइयों को बोला कि अब तुम मेरे गुलाम हो। इस बात से गुस्सा होकर वो दोनों उस ग्रुप को छोड़कर जंगल में चले गए। 60 दिन बीत चुके हैं। दोनों भाइयों को एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो वो भी पास में क्रैश हो गया था। वो वहाँ पर शेल्टर ले लेते हैं। माँ की लॉटरी टिकट को अब सिर्फ 29 दिन बचे हैं कलेक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग भी जेंग के खिलाफ थे अब उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर रहने का। इसके बाद हम देखते हैं कि थके हारे दोनों भाई उस शिप से उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिल पाता तो वापस क्रूज शिप पर आ जाते हैं। उनकी पीछे से जेंग ने एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बना दिया है जो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर चलता है। डिक के आदमी ने भी ज्वाइन कर लिया है ये कैंप और वो सब खुश हैं क्योंकि जेंग कमांडर है। इसके बाद हम देखते हैं कि माँ आकर ये सब लोगों को देखता है और उसे पता चलता है कि हाँ तो एक बहुत बड़ा बिजनेस सा शुरू हो रखा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जेंग के पास जाकर एक मछली पकड़ने वाला नेट मांगता है और उसका बॉस हंस देता है और फिर उन्हें अपने गुंडों से पिटवा देता है और वापस जंगल में भिजवा देता है। रात को भटकती हुई शेन वहाँ पर आती है और दोनों भाइयों के साथ एक मछली बांटती है जो उसने जेंग से इंस्टेंट नूडल्स के बदले में ली होती है। माँ उस लड़की की बात नहीं मानता क्योंकि वो जानता है कि वो अभी भी उसके रूल्स को मानती है और वो उसकी फिश को लेने से मना कर देता है। शेन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और गुस्से में माँ उस फिश को वापस फेंक देता है। 90 दिन बीत चुके हैं और सब लोग भूख से कर्रा रहे हैं। माँ बहुत सैड है अपने टिकट के बारे में क्योंकि अब वो उससे पैसे नहीं कमा सकता। अचानक से मछलियों की बारिश होने लग जाती है। पूरे आसमान से हर तरफ से मछलियाँ आकर गिरने लग जाती हैं। इसी के साथ उसे समझ में आता है कि ये भी एक तरीके की लॉटरी ही है। उसके बाद वो अपनी भूख मिटाते हैं और बाकी मछलियों को सुखाने रख देते हैं। इसके बाद माँ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सारे कंट्रोल को अपने अंडर करने के बारे में सोचता है। वो डिक के कैंप पर आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मछलियों के बदले में वो कुछ आइटम ऐसे लेना चाहते हैं जो उनके पास नहीं है। फिर वो जेंग के पास जाकर भी सेम ही बात बोलते हैं। सारी मछलियों को वो इक्वली बांटना चाहते हैं दोनों ग्रुप के अंदर और इसी चक्कर में वो दोनों ग्रुप के लीडर्स में लड़ाई करवा देते हैं कि किसको ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी। धीरे धीरे दोनों भाई प्लान करते हैं कि वो जेंग और डिक की कमजोरियां और उनके पर्सनल सीक्रेट्स को पता लगाएंगे और उनके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। माँ शेन को अपोलोजाइज करता है और उसे बोलता है कि वो छोटे से केव में आए। जहाँ वो छोटे से केव में नहा रही होती है उसके नीचे एक और कॉलीग भी नहा रही होती है, लेकिन उसे पता चलता ही नहीं। लेकिन ये सारी बातें सुनकर शेन बहुत मुस्कुराती है और देखती है कि कैसे वो आदमी उससे इतना प्यार करता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जाओ परस्यू करता है डिक को कि वो जेंग का फिशिंग नेट ले ले और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों की तरफ लड़ाई हो जाती है। प्रेसिडेंट कंडीशन डालता है कि या तो उसे उसके लिए काम करना होगा या वापस में डबल फिश लाकर देनी होंगी। जेंग की इस एटीट्यूड से डिक बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मुक्का मार देता है। ये पुराना ड्राइवर अपने ग्रुप को दूसरे ग्रुप पर अटैक करने के लिए बोलता है और सारी मछलियों की वजह से वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। सारी बातें दूर से ज़ियाओ देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसका प्लान फाइनली काम कर गया। शाम तक भी वो सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक से एक बहुत तेज़ रोशनी स्पॉटलाइट जैसी उनके ऊपर आती है। माँ शिप के माइक्रोफोन को यूज़ करता है और सारी भीड़ को बोलने की कोशिश करता है। उन्हें कहता है कि उन सबको साथ में इकट्ठा होना होगा, तभी वो इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने एक मीटेरॉइड फॉल को सरवाइव कर लिया है तो ये भी वो कर सकते हैं। जेंग उनकी बात का मजाक उड़ाता है, लेकिन शेन वहाँ पर अपने दोस्त के लिए खड़ी रहती है और बोलती है कि वो पूरा जीवन इस आइलैंड पर नहीं बिताना चाहती। वो चाहती है कि वो यहाँ से बाहर निकले और लोगों से सिंपल खाने के लिए ना लड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल को देखकर माँ अपने कॉलीग्स को समझाता है कि अगर वो साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सारी ऑडियंस खुश हो जाती है और उस बात को मान जाती है और उसे अपना नया लीडर बना लेती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग शांति से बैठ गए हैं, सब लोग भूखे हैं और गरम गरम खाना लेकर जेंग सबको अलाउ करता है कि क्रूज कैंप में आ जाएं। माँ सब क्रू वालों को बोलता है कि वो वेदर पर, सी लेवल पर ध्यान रखें और एक डायरी बनाएं ऑब्जर्वेशंस की, जहाँ वो सब कुछ नोट डाउन करें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो नया लीडर है माँ, वो अपने कॉलीग्स को सेलफोन चार्ज करना, दूसरे काम करना, मैसेजेस और पिक्चर दिखाना, उनके बदले पैसे लेना, ये सब शुरू कर देते हैं। सारे आइलैंडर्स आपस में एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, लेकिन खुशी से इधर उधर भटकते हैं। इसके साथ वो एक कोशिश करते हैं कि वो एक बड़ा सा प्लान निकाल कर इस बोट को रॉक से बाहर निकाल लेंगे। जब वो रॉक से बाहर निकल लेते हैं तो जाओ मैनेज करता है उसको वापस पावर बनाने का, और वो कोशिश करते हैं कि सब लोग एक पार्टी थ्रो करें क्योंकि उन्होंने बोट ठीक कर ली है। जाओ उस पावर में बहुत खुश हो जाता है और जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उन्हें फेंकता है और देखता है कि कैसे लोग प्लेइंग कार्ड्स को उछल उछल के पकड़ रहे हैं। माँ और शेन आपस में रोमांस करते हुए अपना सारा वक्त जो बच जाता है साथ में बिताते हैं, और वो साथ में एक दूसरे के साथ रहने की बातें करने लग जाते हैं कि वो इस आइलैंड पर साथ रहना चाहते हैं। इस पार्टी के दौरान आइलैंडर्स को अजीब सी गन शॉट की आवाज़ आती है और दोनों भाई और ड्राइवर डिक के साथ पहाड़ों की तरफ जाते हैं। रास्ते में माँ बताता है कि अपने भाई को कि हर 12 दिन बाद उसे ऐसी आवाज़ ज़रूर आती है। जैसे वो पहाड़ी पर पहुंचते हैं उन्हें दिखता है कि ज़ोर से बहुत तेज़ आतिशबाजी करता हुआ एक शिप वहाँ से जा रहा है। ये बात देखकर डिक बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद भागकर सबको बताने के लिए जाता है। एक पल के लिए माओ और जाओ खुश होते हैं, लेकिन जाओ अगले पल सोचता है कि वो वापस अपने लूज़र वाली ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता। वो अपने भाई से कहता है कि उन्हें सच छुपा लेना चाहिए। दूसरी तरफ सब लोग डिक को बेवकूफ़ समझते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और सच में उसने एक पटाखों वाला शिप देखा है। सब लोगों को लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, तो वो उसे फ्रिज में बंद कर इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं। जाओ एक नया रूल बनाता है और सारी टीम को बोलता है कि वो पहाड़ों की तरफ नहीं जा सकते। शेन और माँ अकेले बैठकर डिस्कस करते हैं कि डिक के साथ क्या हुआ। उसे बताती है कि वो डरती है कि वो घर जाना नहीं चाहती क्योंकि उसे आइलैंड पर खुश लगता है और वो अपने आप को फ्री महसूस करती है। वो वहाँ पर रहना चाहती है माँ के साथ और चाहती है कि वो हमेशा साथ ही रहें। माँ उसे प्रॉमिस करता है कि वापस जाने के बाद भी ऐसा ही होगा। कुछ दिन और बीतते हैं और हम देखते हैं कि सारा ग्रुप डिक का मजाक उड़ाने लगता है, उसे बहुत परेशान करता है। माँ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो जाओ से कहता है कि हमें ये बात रोक देनी चाहिए, लेकिन जाओ उसे कहता है कि बहुत ज़रूरी है लोगों का ऐसे करना ताकि उनका सच बरकरार रहे। वो कहता है जेंग से कि अब उसे अपने सारे प्रॉपर्टी को उसके नाम कर देना चाहिए। जाओ की ये बात जेंग नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ उससे उसकी बेटी की एक प्राइवेट वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर जेंग घबरा जाता है। वो उसे धमकी देता है कि ये वीडियो वो सबको दिखा देगा। डर के मारे जेंग, चूंकि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, सब कुछ साइन कर देता है। उसे लगता है कि वैसे भी दुनिया ख़त्म हो चुकी है तो कुछ फ़ायदा है नहीं ये करने का, तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और वो साइन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जाओ का प्लान क्या है। वो सबको यहाँ पर अबैंडन करना चाहता है और सिर्फ अपने भाई के साथ निकलना चाहता है और चाहता है कि यहाँ से कोई बचकर बाहर निकल ही ना पाए। सिर्फ वो और माँ यहाँ से जा पाएं और एक अमीर ज़िंदगी जी पाएं। माँ ये सारी बातें सुनकर घबरा जाता है और जानता है कि उसका भाई कैसी अजीब से दौलत के नशे में चूर हो चुका है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि माँ को एक सैक में डालकर शोर पर लाया जाता है जहाँ उसके कोलीग्स इकट्ठे हुए हैं। असल में शेन ने एक शादी परफॉर्म करने का सोचा है अपने प्रेमी के लिए, क्योंकि वो दोबारा से अब आदमियों पर ट्रस्ट करने लग गई है। माँ की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो खुश महसूस नहीं करता। आसपास के सारे लोगों पर वो चिल्लाने लगता है और सब लोगों को लगता है कि वो भी डिक की तरह पागल हो गया है। डिक इतनी देर में वहाँ आता है, लेकिन अब तक वो इतना पागल हो गया है कि वो लोगों की बातों पर विश्वास करने लग गया है। सब लोगों को लगता है कि माँ भी पागल हो गया है और उसे वो एक दूसरी गन से मारते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारी शिप्स अराइव कर गई हैं और एक आदमी सबको कोशिश कर रहा है समझाने की, लेकिन कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा। शन भी माँ की बात नहीं मान रही है और वो सोचती है कि वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। जाओ अपने भाई से कहता है कि तुम्हें अमीरी के बारे में सोचना चाहिए जो हमें घर जाकर मिलेगी। ये सारी बातें डिक सुन लेता है और माँ को बोलता है कि तुम झूठ बोलते हो।
इसके बाद वो उससे लड़ने की बजाय डिक से कहता है कि तुम मुझसे हाथ मिला लो, और शाम को वो कहता है कि सब लोग जाकर सबको दारू पिलाएंगे और सबको इतना अनकॉन्शियस कर देंगे कि वो पार्टी से निकल जाएंगे। डिक दोनों तरफ से जाकर फ्यूल पाइप तोड़ देता है और वहाँ पर गैसोलीन फैला देता है, लेकिन उसका लाइटर काम नहीं करता। दूसरी तरफ माँ टॉर्च उठा लेता है और क्रू को कहता है कि हमें इस वेसल पर आग लगा देनी चाहिए ताकि दूर से देखकर शिप आकर उन्हें एड दे दे। लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे टॉर्च छीनने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कन्फ्रंटेशन में माँ और डिक दोनों कोशिश करते हैं कि टॉर्च वहाँ पर फेंक दें, लेकिन वो टॉर्च जाकर शेन के पैरों में गिर जाती है। वो अपनी प्यारी से कहता है कि उसे जाकर उसे आग लगा देनी चाहिए। वो कोशिश करती है उस टॉर्च को फेंकने की बोट की तरफ, लेकिन वो पहुंचती नहीं और पानी में गिर जाती है। फिर प्रेसिडेंट जेंग दूसरी तरफ से दारू के नशे में चूर आते हैं और उनके हाथों में एक सिगरेट होती है। उन्हें इलेक्ट्रिक्यूट कर वहाँ से वो सिगरेट उसके हाथों से गिरा देता है और पूरी बोट पर माँ आग लगा देता है और उसी आग के अंदर वो बुक भी फेंक देता है जहाँ जेंग ने सारी प्रॉपर्टी को जाओ के नाम किया था। अपनी सारी खुशियों को, अमीरी को आग में जलता हुआ देखकर वो पगला जाता है। लोग आपस में भगदड़ करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगले कुछ महीनों तक वो शिप ही थी जो उन्हें बचा सकती थी, जिंदा रख सकती थी। इसीलिए वो गुस्से में माँ से बदला लेना चाहते हैं और माउंटेन की तरफ भागते आते हैं। वो आदमी क्लिफ पर भागता हुआ आता है, लेकिन अपनी स्पीड कैलकुलेट नहीं कर पाता और शिप से नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नोटिस करने पर सबको शिप दिखती है जो दूर से आ रही होती है, लेकिन अब इस बात से वो खुश होकर जो पानी में गिरता है वो स्माइल करता हुआ अगले दिन शोर पर पहुंच जाता है। उसे अपने कॉलीग्स के सारे हंसते हुए चेहरे दिखते हैं। अगली सुबह जब वो शोर पर उठता है, अपनी सेंसेस में आता है, तो सब लोग वहाँ से चले गए हैं सिवाय शेन के। शेन उसे कहती है कि सारा क्रू चला गया क्योंकि वो शिप इतनी देर वेट नहीं कर सकती थी और वो उसके पास इसलिए रुक गई है क्योंकि वो कुछ और दिन उसके साथ इस आइलैंड पर बिताना चाहती है। कुछ समय बाद सारे सर्वाइवर्स पहुंच जाते हैं अपने घर वापस और वाकई ही पॉपुलर हो जाते हैं पूरी दुनिया में। प्रेसिडेंट जेंग वो सारा आइलैंड खरीद लेते हैं और उसे रिजॉर्ट में बदल देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माओ ने अपनी लॉटरी वाले पैसे जीत लिए हैं और वो उनके साथ एक बड़ी सी कंपनी खोल लेता है। और हम देखते हैं कि माओ के छोटे भाई को एमनीजिया हो गया है। इसके बाद वो अपनी बड़ी कंपनी के साथ साथ अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी के साथ खुश होने के लिए वहाँ पे रहता है क्योंकि वो बहुत सालों से यही चाहता था। वो दोनों प्रोटैगनिस्ट आइलैंड पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट कर आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुफ्त है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई फिल्म के साथ। धन्यवाद।